दोस्तों आज का जो हमारा प्रोडक्ट है ये केयरिस का अल्टीमेट गुड बाय डायबिटीज। नाम से ही क्लियर है गुड बाय डायबिटीज। जब मैं किसी को बोलते हैं गुड बाय, इसका मतलब ही होता है कि चलो दोबारा मत आना, गुड बाय, हम दोबारा नहीं मिलेंगे। तो ये अल्टीमेट गुड बाय डायबिटीज भी यही ऐसा ही कुछ काम करता है। यह प्रोडक्ट डायबिटीज को क्या करता है, गुड बाय। इसका मतलब डायबिटीज मत आना, जिंदगी खराब करने दोबारा मत आना। इस चीज को ये बिल्कुल ठीक कर देता है केयर्स का अल्टीमेट गुड बाय डायबिटीज। 100% नेचुरल प्रोडक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं, साइड इफेक्ट की मैं बात करूं तो एलोपैथ की हर दवाई में साइड इफेक्ट होती है, लेकिन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ये, बिल्कुल आयुर्वेदिक बेस्ड सॉल्यूशन है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और अपने कुछ मुस्लिम भाइयों के लिए मैं बता दूं कि आयुर्वेद के कुछ प्रोडक्ट हलाल बेस्ड नहीं होते, जिसमें गौमूत्र वगैरह का यूज किया जाता है, लेकिन यह प्रोडक्ट कंप्लीटली हलाल सर्टिफाइड है। इसका मतलब आप बेखौफ इसका यूज कर सकते हैं, किसी भी किस्म की आस्था कंप्रोमाइज नहीं होगी, आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। मधुमेह की जानकारी स्पेशल मैंने इस मीटिंग को अरेंज किया है। मधुमेह की जानकारी, आज तक हम जितना कुछ जानते हैं मधुमेह के बारे में, वह कहीं हमने पढ़ा है थोड़ा बहुत, किसी फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या किसी डॉक्टर से कभी मिले तो थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल गई। लेकिन जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से चीजें नहीं होती। कुछ बारीकी से अगर हम जाने तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो मधुमेह की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, बिल्कुल सरल और सहज शब्दों में। तो आप मीटिंग में साथ बने रहेंगे। मधुमेह क्या है? जब बात करें मधुमेह की तो तरह तरह के सोच उत्पन्न हो जाते हैं। क्या है, चीनी की बीमारी है, चीनी ज्यादा खाने से हो जाती है, या फिर अगर मधुमेह है तो चीनी मत खाओ, ऐसा ही हम कुछ जानते हैं। मतलब चीनी की बीमारी, मधुमेह के नाम से कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन ज्यादा लोग चीनी की बीमारी के नाम से जानते हैं। तो मधुमेह एक ऐसा रोग है जिसमें इंसुलिन जो शरीर में बनता है वो या तो बिल्कुल भी नहीं बनता, और या अगर बनता है तो काम नहीं करता, जिसकी वजह से शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। आप वैज्ञानिक शब्दों में, मेडिसिन के शब्दों में इसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, ऐसी परिस्थिति को। मधुमेह के प्रकार, हर चीज के प्रकार होते हैं, सब में तो एक जैसा मधुमेह नहीं हो सकता। अभी हम एलोपैथ के हिसाब से इसको स्टडी कर रहे हैं। एलोपैथ के हिसाब से मधुमेह के दो प्रकार हैं, प्रमुखता दो प्रकार हैं। दो और प्रकार हैं जो बिल्कुल अभी साइलेंट होते हैं, जिनकी उतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन दो दो प्रकार जिंदगी को काफी प्रभावित करते हैं। उसमें पहला प्रकार है टाइप 1 डायबिटीज। इसमें इंसुलिन बिल्कुल ही नहीं होता, मतलब शरीर में इंसुलिन बनेगा ही नहीं। ये प्रभाव आपको बाल अवस्था में होता है। आमतौर पर 30 वर्ष की आयु से कम की आयु में ये होता है। इसी वजह से इसको जुवेनाइल डायबिटीज या किशोरावस्था का मधुमेह, मतलब जो बिल्कुल बचपन में हो गया, इस तरीके की डायबिटीज है ये, इसलिए किशोरावस्था का मधुमेह है। इसमें कोशिकाएं होती नहीं है, जो बीटा सेल्स बनाती हैं इंसुलिन को, वो होती ही नहीं है। हर एक हार्मोन को एक कोशिका बनाती है, तो उस कोशिका से हार्मोन बनता ही नहीं है, तो बीटा सेल्स होते ही नहीं है। टाइप 2 मधुमेह आप देख सकते हैं, इसमें जो इंसुलिन बनता है वो पर्याप्त नहीं होता। मतलब आप एक तो काम करो लेकिन काम पर्याप्त ना हो, तो ऑब्वियसली आपकी तारीफ तो किसी भी एंगल से नहीं होगी। और आप दूसरा है आता है कि आप काम करो लेकिन इफेक्टिव काम ना करो, मेहनत कर रहे हो लेकिन उस प्रभाव उसका उतना नहीं है। तो ऐसी ही स्थिति टाइप 2 डायबिटीज में होती है कि इंसुलिन पर्याप्त नहीं होता, या फिर इंसुलिन इफेक्टिव नहीं होता, मतलब वो काम करने लायक नहीं होता, उसकी क्षमता कम होती है। ऐसा अक्सर 30 वर्ष से ऊपर की आयु में होता है। इसी को बोलते हैं एडल्ट डायबिटीज, जो आमतौर पर ज्यादा लोगों में होता है। इसमें इंसुलिन की प्रतिरोधक क्षमता जो है वह बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वह काम नहीं करता। आप देख सकते हैं, एक और छोटी सी पिक्चर है कि इंसुलिन का क्या काम है, ये शरीर में क्या काम करते हैं। इसमें
बताया गया एक मजदूर की तरह है जिसका काम है ग्लूकोज को कोशिका में पहुंचाना। एक छोटा बच्चा दिख रहा है आपको, इसके हाथ में एक डब्बा है, उसमें चीनी का डब्बा है उसके हाथ में। तो ये छोटा डब्बा मान लो इंसुलिन है, इसका काम है कि कोशिकाओं में ग्लूकोज को पहुंचाना। अब ये बच्चा अगर काम नहीं कर रहा है तो क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी? ऐसी स्थिति होगी कि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि डब्बे से तो ग्लूकोज आप निकाल नहीं पा रहे और कमजोरी भी बढ़ती जाएगी। मधुमेह के लक्षण, क्या क्या लक्षण है, किस तरीके से हम जाने? अभी आपने जांच नहीं कराया, लेकिन बिना जांच के कैसे जाने कि हाँ मधुमेह हो सकता है? क्या आपको हमेशा थकान महसूस होती है? पहला लक्षण है, हो सकता है डायबिटीज हो। क्या आप बार बार शौचालय जाते हैं यूरिनेशन के लिए, पेशाब करने के लिए बार बार अगर शौचालय जाते हैं तो भी दिक्कत है, हो सकता है आपको डायबिटीज हो, चेक कराएं। अचानक से आपका वजन गिर रहा है, कोई चोट लगा, जख्म हुआ, वो भर नहीं रहा, सेक्स संबंधी समस्याएं हो रही हैं, हमेशा भूख लगती है, आंखों से कम दिखाई देता है और पैरों में झंझनाहट होती है, एक सनसनी होती है, चुभन होती है, हमेशा प्यास महसूस होती है और महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन भी होते हैं, जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसमें ईचिंग होती है, इन्फेक्शन होती है, ये सब भी लक्षण होते हैं डायबिटीज के। अब देखें आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज क्या है। आपको मैं बता दूं कि डायबिटीज की परिस्थिति इतनी भयावह है कि इंडिया को 2021 में डायबिटीज की राजधानी, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से डायबिटीज की राजधानी बने ही इंडिया, ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमारे जीन्स में जो हमारी आनुवंशिकी है, जो हमें डिसाइड करती है कि आगे चल करके क्या गुण आएंगे हमारे में, क्या अवगुण आएंगे, किस तरीके की बोलचाल होगी, किस तरीके का हमारा व्यवहार होगा, इसको आनुवंशिकी जीन के स्तर पर डिवाइड करते हैं। तो हमारे जीन्स में ही, एशियन जीन्स में ही ये डिफेक्ट है कि हम डायबिटीज को लेकर के ज्यादा असुरक्षित हैं, हमारे में डायबिटीज होने की संभावना ज्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि डायबिटीज और मधुमेह का रिश्ता क्या है, कैसे हम देखें, कैसे जाने डायबिटीज और मधुमेह को? तो आयुर्वेद के अनुसार हर इंसान की प्रकृति, रूप, मानसिक और शारीरिक लक्षण अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से इनकी संरचना या गठन का तय होता है। और यह जो तय होना है, यह भ्रूण अवस्था, मतलब पैदा होने से पहले ही यह तय हो जाता है कि वो इंसान गठीला होगा, कैसे उसकी आवाज होगी। तो इस हिसाब से हर व्यक्ति में दोष भी अलग अलग होते हैं। हर व्यक्ति में जैसे वात, कफ और पित्त, तीन दोष होते हैं आयुर्वेद में। तो इसी के प्रधानता के हिसाब से इस डायबिटीज की भी प्रकृति तय की जाती है आयुर्वेदिक पद्धति के हिसाब से। मधुमेह की स्थिति में जो इंसान अफेक्टेड होगा, उसका मेटाबॉलिज्म, जैसे चयापचय की प्रणाली, मेटाबॉलिज्म की प्रणाली जो आंत और ऊतकों के स्तर पर होती है, शरीर के टिश्यूज जो होते हैं उनमें इस प्रणाली का बिगड़ना शुरू हो जाता है, तो मधुमेह की शुरुआत हो जाती है। कफ दोष और मेद धातु के स्तर में वृद्धि मधुमेह की बीमारी से को उत्पन्न करती है। यह रोग वात और पित्त प्रधान प्रकृति वाले लोगों की तुलना में प्रमुख तौर पर कफ प्रधान प्रकृति वाले लोगों में ज्यादा देखी जाती है। जो सीने का पोर्शन होता है, चेस्ट और पेट, इसको कफ दोष का गढ़ मानती है आयुर्वेद। तो जिन लोगों में कफ दोष ज्यादा होता है उसमें डायबिटीज की संभावना ज्यादा होती है। जिस दोष के कारण डायबिटीज हुआ है उसके आधार पर मधुमेह को तीन भागों में बांटते हैं, वात प्रमेह, पित्त प्रमेह और कफ प्रमेह। ये आयुर्वेद के हिसाब से डिवीजन हुआ है। और आयुर्वेद यह कहता है कि जो कफ प्रमेह, मतलब जो ज्यादा प्रमेह होता है, कफ प्रमेह, इसको इलाज करके नियंत्रित कर सकते हैं और दूर कर सकते हैं और आप अपनी सही जीवन शैली जी सकते हैं। आगे देखते हैं हम डायबिटीज की शुरुआत सबसे पहले 1000 ईसा पूर्व, कल सबने क्रिसमस मनाया, जीसस क्राइस्ट का जन्म था, लेकिन उनके जन्म से 1000 साल पहले डायबिटीज का मामला आया था। तो चरक संहिता और सुश्रुत संहिता के हिसाब से इसकी परिभाषा जो दी गई है उसमें मरीज को बार बार पेशाब आना और प्रभावित व्यक्ति का पेशाब कसैला और मीठा ऐसा हो जाता है, ये डायबिटीज कहती है।
और आयुर्वेदिक चिकित्सक डायबिटीज को दूर करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय, कुछ सुझाव देते हैं। पहला है उदरतन, मतलब एक कुछ पाउडर की मालिश करो। धान्य अमल धारा, सिर पर गर्म औषधि डाल करके, तरल औषधि डाल करके उपचार करो। सर्वांग अभ्यंग, पूरे शरीर में तेल की मालिश। स्वेदन, ऐसी प्रक्रिया जैसे लोग सौना बाथ लेते हैं, पसीना लाने की विधि, जिससे पसीना आए, मतलब काम करो, मेहनत करो जिससे पसीना आए। सर्वांग क्षीरधारा, तेल का स्नान, मतलब हर्बल तेल का स्नान। वमन कर्म, उल्टी लाने की विधि, ऐसी औषधियां जो उल्टी लाए। और विरेचन कर्म, जिसमें दस्त के जरिए शरीर की गंदगी को दूर की जाए। और इससे ऊपर प्रभावी जड़ी बूटियां हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। मधुमेह में कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं, इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। जिन अंगों की अगर बात की जाए तो ऐसा कोई अंग नहीं है जिस पर डायबिटीज का प्रभाव ना हो। डायबिटीज का प्रभाव हर अंग पर है। अब आंखों पर अगर प्रभाव होगा तो कौन सी बीमारी का जन्म होगा? तो जो प्रभाव आंख पर होता है उसमें डायबिटीज, रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, मतलब आप अपनी आंखों की रोशनी तक खो सकते हैं अगर आपका डायबिटीज नियंत्रित नहीं है तो। अगर इसका इफेक्ट ब्रेन पे आया डायबिटीज का, तो आपको स्ट्रोक की समस्या हो सकती है। आप बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे, पैरालिसिस अटैक भी हो सकता है। अगर डायबिटीज ने किडनी पर हमला किया, बढ़ा हुआ डायबिटीज हर अंग प्रभावित हो रहा है, तो इसके किडनी पर हुए हमले में शामिल है रीनल फेलियर, मतलब आप की नेफ्रोपैथी हो जाएगी, आपको डायबिटिक नेफ्रोपैथी, और आपका किडनी फेल हो सकता है। हार्ट पर अगर प्रभाव पड़ा इसका, तो आप देख सकते हैं कि आपका हार्ट डैमेज होगा। अगर नर्वस सिस्टम में प्रभाव होगा तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी। और आपके आर्टरीज पे अगर इसका प्रभाव पड़ा तो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, जिसमें आर्टरीज में ब्लॉकेज की संभावना होगी, आर्टरी में ब्लॉकेज होगा। डायबिटिक फुट, ये भी एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है। डायबिटिक फुट, आपके पैर में कट जाएगा, चोट लग जाएगी, पता नहीं चलेगा, और आपके पैर में एम्पुटेशन जैसी, मतलब पैर काटने की नौबत भी आ सकती है अगर आपका डायबिटीज कंटिन्यूसली बढ़ा हुआ है तो। अब देखते हैं इंसुलिन क्या है, बड़ा हम सुन रहे हैं, बड़ी चर्चा हो रही है इंसुलिन की। तो मैंने आपको बताया इंसुलिन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा हार्मोन है जो रक्त में, खून में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस बच्चे की पिक्चर के बारे में पहले ही बताया, बच्चा अगर डब्बे से ग्लूकोज निकाल रहा है तो काम कर रहा है। ये बच्चा और कोई नहीं, हमारे शरीर में बनने वाला इंसुलिन ही है। ये आपके लैंग्वेज में समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। और अगर बच्चा काम करना छोड़ दे, इंसुलिन काम करना छोड़ दे, तो ये डब्बे में ग्लूकोज धरा का धरा रह जा रहा गया, और हम खाना खा रहे हैं तो वो खाना ग्लूकोज बनाएगा, और वो ग्लूकोज शरीर में ग्लूकोज की संख्या को ही बढ़ाएगा, कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा। इंसुलिन का अगर प्रभाव नहीं है तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, इंसुलिन है काम नहीं कर रहा तो दिक्कत है। लेकिन मधुमेह के रोगी जो टेस्ट होते हैं विभिन्न प्रकार के, तो आप याद रखें कि मधुमेह का टेस्ट करने का तरीका, ब्लड शुगर हम करते हैं, मेनली प्रमुखता ब्लड शुगर करते हैं। ब्लड शुगर से 2-3 तरीके के रिजल्ट देखे जाते हैं। खाने के 2 घंटे बाद, जिसको हम पोस्ट प्रांडियल ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं, पीपीबीजी, या पीपीजी भी बहुत जगह बोलते हैं। पोस्ट प्रांडियल, प्रांडियल का मतलब होता है निवाला, जो हम निवाला खाते हैं उसको बोलते हैं प्रांडियल अंग्रेजी में। तो जब आप अगले बार प्रिस्क्रिप्शन पे देखेंगे पीपीजी का लेवल, तो आप ये देख लेना पोस्ट प्रांडियल, खाने के 2 घंटे बाद का लेवल, क्या वो 180 से कम है तो सही है, आपकी डायबिटीज नियंत्रित है। सुबह बिना कुछ खाए, जैसे फास्टिंग में आप जब होते हैं, 2 खाने के बीच का अंतर 8 घंटे का जब होता है तब फास्टिंग माना जाता है। तो अगर बिना कुछ खाए आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 90 से 130 के बीच में है, अगर आपको डायबिटीज हो गई है, तो मतलब कि आपका डायबिटीज नियंत्रित है, आप सही चल रहे हैं। ये उन लोगों के लिए ये लक्ष्य है जिनको डायबिटीज है, उनको अपना कंट्रोल करके इतने तक लाना है, इस रेंज में लाना है।
अब डायबिटीज का इलाज क्या है, कैसे इसका नियंत्रण है, ये एलोपैथ के माध्यम से मैं बता रहा हूं। पहले हमने चर्चा की आयुर्वेद के माध्यम से कि आयुर्वेद में कौन कौन सी पद्धतियां हैं। एलोपैथ भी यही बात बोलती है। एलोपैथ के हिसाब से पहले अपने डाइट, आहार को सही करने की जरूरत है, फिर एक्सरसाइज करें, फिर पैरों की देखभाल करें। 3 चीजों का सुझाव आयुर्वेद देता है आपको। आहार कैसे नियंत्रित करें, अपने पूरे आहार को सीमित करें। 3 समान भोजनों में विभाजित करना है। जितना खाना खाते हैं तो उसके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप भी होना चाहिए, और अपने आहार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें। एक साथ ज्यादा खाना खाने की कोशिश कतई ना करें, इससे आपको नुकसान होता है। और जो समय आपने बना लिया, अपनी जिंदगी का समय खुद निर्धारित करना है आपको, उसी समय पर प्रतिदिन भोजन करें। अपनी कोशिकाओं को आदत लगाएं कि कोशिकाएं सही समय पर इंसुलिन छोड़े। हमारे साथ क्या दिक्कत होती है, कभी हम काम कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, तो हम खाना नहीं खाते, ऐसा ही होता है। लेकिन आपकी कोशिकाएं नियत समय पर इंसुलिन छोड़ती हैं। जब आप अपनी कोशिकाओं को सही आदत नहीं लगाएंगे, बीटा सेल्स कभी इंसुलिन छोड़ेगा, कभी ऐसे ही आइडल स्थिति में है, तो आगे चल करके बीटा सेल्स दिक्कत करेगा, बीटा सेल्स की संख्या कम होगी और डायबिटीज आपको भी हो सकता है। हमेशा समय पर भोजन करना बहुत आवश्यक है। और रेशेदार आहार जैसे फल, सब्जियां, अनाज और अंकुरित खाद्य पदार्थों का सेवन करना आवश्यक है। अपने भोजन में फैट, शुगर और नमक की मात्रा को सीमित करना भी बहुत आवश्यक है जब आप डायबिटीज के रोगी हो गए हैं तो। तले हुए खाद्य पदार्थों से बचना है। जी हाँ, फ्राइड किए हुए खाद्य पदार्थों से बिल्कुल बचना है। हाँ, अपने कैनोला ऑयल, केरस का कैनोला ऑयल है, उसमें बने हुए खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं, वो भी सीमित मात्रा में। अपने खाने में सलाद की मात्रा को शामिल करें, लेकिन ऐसा सलाद जिसमें फैट हो, इसको बिल्कुल भी ना लें। मतलब सलाद होना चाहिए जिसमें बिल्कुल फैट ना हो। हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। तेल की मात्रा को सीमित करना बिल्कुल आवश्यक है, और जरूरत पड़े तो किसी डाइटिशियन से मिल करके एक डाइट चार्ट बनवा ले, ये खाना है, ये ना खाना। रेशेदार खाद्य पदार्थों का सेवन करना बहुत आवश्यक होता है। आम, केला, चीकू, मैंने कहा फल खाना है, लेकिन आम, केला, चीकू, शरीफा, इनसे बचना है, क्योंकि इनमें ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, तो इसलिए आपको ये बिल्कुल भी नहीं खाना। शारीरिक व्यायाम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि शारीरिक गतिविधियां कम होने से ही डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। आप जितने आप पेशेंट्स को देखोगे जिन्हें डायबिटीज हुई है, आप उनका बॉडी मास चेक करना, वो ज्यादा बीएमआई उनकी होती है, वो पहले ज्यादा मोटे होते हैं। मोटापा एक प्रमुख कारण है डायबिटीज होने का। तो शरीर में गतिविधि लाना, व्यायाम करना बहुत महत्वपूर्ण है डायबिटीज में। लेकिन अगर आपका वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जिसकी वजह से डायबिटीज हुई, तो अचानक से कम नहीं होगा। ऐसा कोई लक्ष्य ना ले जिसको आप समय पर पूरा ना कर पाए। एक मोटापा समस्या है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये समस्या आपको ज्यादा दिन प्रभावित कर सकती है। अगर आप लक्ष्य ले लें, संकल्प ले लें और नियमित रूप से व्यायाम करें, तो आप अपना वजन जो बढ़ा हुआ है उसको रोक भी सकते हैं, और जो वजन बढ़ गया है उसको भी घटा सकते हैं। शारीरिक व्यायाम से क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं, तो सबसे पहली बात, जिस मेटाबॉलिज्म के रेट की मैं बात कर रहा था, मेटाबॉलिज्म की स्पीड गड़बड़ हो गई है, तो आपके मेटाबॉलिज्म को गति मिलेगी, स्पीड मिलेगी, जिसकी वजह से आपका डायबिटीज कंट्रोल होगा। और आपकी मांसपेशियों में वृद्धि होगी, मांसपेशियों की साइज बढ़ेगी, जिसकी वजह से आप अपने अंदर ग्लूकोज का सही उपयोग कर पाएंगे, अपनी कैलोरी को बर्न कर पाएंगे। शरीर को इंसुलिन को इस्तेमाल करने में मदद मिलती है। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्वेटिंग आ रही है, तो शरीर में, आपने देखा आयुर्वेद ने भी कहा कि पसीना बहाओ, तो पसीना कैसे बहेगा? व्यायाम करेंगे, शारीरिक गतिविधि बढ़ाएंगे, तभी आपका पसीना बढ़ेगा। अब आती है कि मांसपेशियों द्वारा कैसे ग्लूकोज कंट्रोल होगा। तो जो मांसपेशियां विकसित हैं, वो ज्यादा कंज्यूम कर रही हैं ग्लूकोज, उनमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो अपने आप बर्न करते हैं, जिसकी वजह से शरीर में इस्तेमाल होने वाला ग्लूकोज बढ़ता है। और जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो इंसुलिन में
के नहीं काम करने की वजह होती है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना, वह कम होता है। शरीर में इंसुलिन के प्रति संवेदना जागृत होती है, इंसुलिन असर करना शुरू कर देता है। तो डायबिटीज में पैदल चलना भी अत्यंत आवश्यक है। दैनिक आधार पर जो लोग कम से कम आधा घंटा से लेकर के 1 घंटा एक्सरसाइज करते हैं, उनका रेसिस्टेंस घटता है और इस तरीके के क्रियाकलाप से ग्लूकोज के लेवल में सुधार होता है और वजन में कमी भी आना शुरू हो जाता है। तो यह अत्यंत आवश्यक है शारीरिक व्यायाम करना। शारीरिक व्यायाम अगर आप बंद करेंगे तो 24 से 48 घंटों के भीतर, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में बहुत दौड़ भाग करके आ गया तो मेरा ग्लूकोज अब 1 सप्ताह तक कंट्रोल रहेगा, मेरा शुगर कंट्रोल रहेगा, नहीं। आपने शारीरिक व्यायाम करा तो आपको फिर अगले दिन भी व्यायाम करने की आवश्यकता है। 24 से 48 घंटों के भीतर फिर घर से बाहर निकले, फिर जाएं, घूम करके आए। रोजाना शारीरिक व्यायाम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 से 48 घंटों में फिर से आप कुछ खाओगे और ग्लूकोज बढ़ेगा। तो आवश्यक है प्रतिदिन एक्सरसाइज करना। 10 लाभ मैं बात करूं कि ऐसे भी अगर आप स्वस्थ हैं तो भी एक्सरसाइज करना चाहिए, अस्वस्थ है तो भी करना चाहिए। तो सक्रिय है अगर आपकी एक्टिव लाइफ स्टाइल है, उसके फायदे हैं ग्लूकोज पे नियंत्रण, ब्लड प्रेशर पे नियंत्रण और इंसुलिन की दवाई पे भी कम डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आपका इंसुलिन का डोज भी घटेगा, वजन घटेगा और बढ़ना जो शुरू हो चुका है वजन का वो भी कम होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में गिरावट होगी और अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त होगी। अच्छी नींद भी आएगी, तनाव से मुक्ति मिलती है, हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शरीर लचीला बनता है। इतने सारे फायदे अगर हैं व्यायाम के तो व्यायाम तो करना चाहिए हमें। अब सवाल ये आता है कि डायबिटीज में पैरों की देखभाल कैसे करें। जिन्हें बहुत सीरियस किस्म की डायबिटीज होती है उनमें पैर में भी कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम पैरों की देखभाल नहीं करते। अक्सर हम चेहरे के प्रति तो बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि हमने अपने पैरों को कभी उतने तरीके से नहीं देखा। लेकिन डायबिटीज में जितने आप अपने चेहरे पर ध्यान देते हैं उससे ज्यादा आपको पैरों की भी देखभाल करने की जरूरत है। पैर संबंधी समस्याएं बहुत ही कम समय में पैदा हो जाती हैं। प्रतिदिन पैर की जांच करें, एक आईना ले लें, उसको आप एक कुर्सी पर बैठ जाएं और आईने से आप अपने पैर के तलवे को सही तरीके से देखें। आप उसमें देखें कि कोई छाला या सूजन तो नहीं है। ठंडा या गर्म बर्दाश्त कर सकते हैं, हाथ से टच करके देखें पानी को कि वो गुनगुना है। पैर से टच करके देखें क्या उतना गुनगुना पैरों से भी महसूस होता है, तो सही है। ठंडक और गर्म दोनों महसूस कराएं पैरों को। और रंग में परिवर्तन, अगर पैरों के रंग में परिवर्तन आ रहा है, पीला, लाल या नीला हो रहा है, तो जरूरी है कि आप फिर डॉक्टर के पास जाएं। पैर में बिल्कुल सूजन नहीं होनी चाहिए, पैर में किसी किस्म का दर्द नहीं होना चाहिए, पैर में फटी त्वचा नहीं होनी चाहिए, पसनीदार त्वचा नहीं होनी चाहिए, किसी तरीके की खरोच नहीं होनी चाहिए। कोई इन्फेक्शन का निशान दिख रहा है तो उसको दूर करें। घट्टा या कोर्न जिसको बोलते हैं वो नहीं हो, पैरों में कठोरता नहीं हो, मतलब पैर बिल्कुल लचीले, सामान्य, मुलायम होने चाहिए। तभी आप पैर सही तरीके से सुरक्षित रख पाएंगे। अपने पैरों की देखभाल किस प्रकार करें, मतलब ये तो बात हो गई कि इस तरीके की स्थिति बनेगी तो हम अपने पैरों की देखभाल करना शुरू करेंगे। लेकिन पैर की देखभाल में सबसे पहले आता है पैरों की जांच करना, शीशे का प्रयोग करना, क्योंकि आप ऊपर से नीचे तलवे को नहीं देख पाएंगे। अपने पैरों को देर तक ना भिगोए, उसको प्रतिदिन हल्का साबुन लगाकर पानी के साथ अवश्य धोएं। और धोने के बाद सबसे जरूरी ये है कि एक एक कोने में, एक एक उंगलियों के बीच जो पोर्स होते हैं उसको अच्छे तरीके से सुखाएं। नंगे पैर घूमना फिरना ना करें और ऐसे जूते पहने जो कि उचित रूप से फिट आते हो। मतलब ऐसा नहीं कि ज्यादा काटने वाले जूते आपने पहन लिए। जूते बड़े कंफर्टेबल होना चाहिए, जरूरत पड़े तो सिर्फ आप स्पोर्ट शू पहनो, क्योंकि लेदर के जूते काटेंगे पैरों को। तो देखो सही नाप के जूते हैं। सॉक्स भी बड़े कंफर्टेबल पहने, ऐसा नहीं कि सॉक्स आप कॉटन को छोड़ करके पॉलिस्टर के सॉक्स पहन रहे हैं, उसमें दिक्कत होगी। पैरों पर लोशन का प्रयोग करें, लेकिन
अंगुलियों के बीच में ना करें, क्योंकि अंगुलियों के बीच में फंगस उससे बढ़ेंगे। और पैरों के नाखूनों को सही तरीके से काटना जरूरी है, उनमें ट्रिमिंग करें, फाइल करें। किसी भी किस्म का कोई भी दिखता है उस पे लक्षण, घट्टा, कोन, बोकरू कुछ भी है, तो आप डॉक्टर से अवश्य मिलें, उसकी ट्रीटमेंट कराएं। पैरों पे खरोच बिल्कुल नहीं होने चाहिए, हल्के साबुन गुनगुने पानी से धोना चाहिए, और जरूरत पड़े तो उसको आप सही तरीके से पट्टी से ढक करके, कहीं घाव हो, चोट हो तो पट्टी से ढक करके इसको ठीक करें। अब पैरों की देखभाल के आगे मैं आपको बताता हूं कि दवाइयां, अब सबसे प्रमुख हमारे लिए जो जानकारी का एक पार्ट है, उसमें अब यहाँ शुरुआत होती है। दवाइयां किस प्रकार की होती हैं मधुमेह में? एलोपैथ की दवाइयों से तो आप सब जानते हैं, लेकिन एलोपैथ की दवाइयां जो है ये आपको नुकसान पहुंचाती हैं, या आपको अच्छे तरीके से पता है। एलोपैथ की दवाइयां लगातार खाने से किडनी अफेक्टेड होती है, हार्ट भी अफेक्टेड होता है। तो डायबिटीज में अब हम देखते हैं कि किस प्रकार हम अपने आप को आयुर्वेदिक माध्यम से, किस प्रकार हम अपने आप को बचा सकते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से हमने देखा, अब हम आयुर्वेद को अपना करके देखते हैं कैसे अपने आप को हम सुरक्षित रख रहे हैं। तो ऋषि मुनियों के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए हम अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। आप नीम की पत्तियां अगर इस्तेमाल करते हैं, तो नीम की पत्तियों के इस्तेमाल से शरीर में ग्लाइकोसाइड्स और एंटीवायरल गुण नीम की पत्तियों में जो उपस्थित होते हैं, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करेंगे और ब्लड शुगर मैनेज होगी। नीम के बीटा सेल्स में इंसुलिन की जो स्राव की समस्या जो उत्पन्न होती है डायबिटीज में, तो ये बीटा सेल से इंसुलिन की मात्रा को भी बढ़ाता है। नीम की पत्तियां बहुत कड़वी होती है। देखो, आयुर्वेद ये बोलता है कि अगर मिठास है डायबिटीज में, तो आपको यह आवश्यक है कि आप कड़वी चीजों का सेवन करना शुरू करें। कुटकी, आयुर्वेद के अनुसार कुटकी में भी मतलब तीखा रस होता है जो ब्लड के शुगर को नियंत्रित करता है। चिरैता, शुगर को नियंत्रित करने में चिरैता का भी एक अहम योगदान है। इसमें एंटी डायबिटिक एक्टिविटीज को एक्टिवेट करने की क्षमता होती है, और यह मधुमेह में बहुत फायदेमंद होता है। बहुत लोगों ने यूज किया होगा चिरैता जैसे चीजों को। चीनी बादाम, जिसको शुगर बादाम बोलते हैं, आप देख सकते हैं, पिक्चर भी है आपके पास। डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए बादाम एक अच्छा खाद्य पदार्थ है, और बादाम में मैग्नीशियम पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए काफी फायदेमंद है, और साथ ही यह डायबिटीज मरीजों में ब्लड के शुगर की लेवल को कंट्रोल करता है। अगर आपने अच्छे मात्रा में शुगर बादाम खाया तो आपका ब्लड शुगर कंट्रोल किया जा सकता है। जामुन, अब देखते हैं जामुन और डायबिटीज का जो रिश्ता है वो कैसा है। जामुन के बीजों में जम्बोलिन और जम्बोसिन जैसे तत्व होते हैं, जो कि स्टार्च के चीनी में परिवर्तित होने की दर को धीमा कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, आप जो खाना खाएंगे वो जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपका ब्लड शुगर जल्दी नहीं बढ़ेगा। जामुन बड़ा प्रभावशाली है। गुड़मार, जिसको अंग्रेजी में जिमनेमा के नाम से जानते हैं, इसमें ऐसे गुण होते हैं जिसको एंटी एथेरोस्क्लेरोटिक गुण बोलते हैं, जो हमारी धमनियों में ब्लड को नहीं जमने देता, मतलब ब्लड को पतला करने की क्षमता होती है, और ग्लूकोज के भी स्तर को कम करने में यह सहायक है। आपके ब्लड वेसल्स में यह फैट को भी नहीं जमा होने देता गुड़मार। अगर वजन आपका ज्यादा है तो गुड़मार इसको कम करता है। और मीठा खाने की जो तलब होती है ना, कि आप मीठा खाओ, कुछ मीठी चाय पी लो, तो ये उस तलब को भी कम करता है। उस जैसे मीठा चाय आप ढूंढते हैं, मिठाई ढूंढते हैं, तो आपके अंदर वैसी भावना कम होगी। तेज पत्ता, हम आमतौर पे खाने में तो बहुत सारा तेज पत्ता यूज करते हैं सब्जियों को और ज्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इसमें आपको बता दूं, औषधीय गुण भी होते हैं, जैसे विटामिन ए और सी होता है, और फोलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से यह कई तरीके का लाभ देता है, आपके हेल्थ को ठीक करता है। इसमें हार्ट का प्रोटेक्शन, स्ट्रेस का प्रोटेक्शन और डाइजेशन जैसी समस्याओं को भी नियंत्रित करने का काम करता है तेज पत्ता, और इंसुलिन के फंक्शन को भी बेहतर बनाता है। मेथी, मेथी भी यूज करते हैं हम खाने में, सब्जियों में।
अभी तक तो मेथी हमने खाने और सब्जियों में यूज किया था, लेकिन मेथी खाने से डायबिटीज भी कंट्रोल होता है। या मेथी में जो फाइबर पाए जाते हैं या इंटेस्टाइन में अपने आंत में एक मोटा और चिपचिपा जेल बनाते हैं, अस्तर बनाते हैं, जिसकी वजह से शुगर को पचाने में मुश्किल आती है और शुगर पचेगा नहीं, वो सीधा फ्लश हो जाएगा, वो सीधा मल के द्वारा निकल जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से कम शुगर आपके ब्लड में जाएगा, तो आप डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे। इस प्रकार भी व्हीट ग्रास अपने आप में, अगर प्रकृति में कोई मैं संजीवनी बूटी जैसी कोई चीज है तो मैं मानता हूं कि वो व्हीट ग्रास है। व्हीट ग्रास में बहुत सारे गुण होते हैं, कैंसर से लड़ने की क्षमता होती है और इसमें इंसुलिन की मात्रा को भी बढ़ाने की क्षमता होती है। यह हमारे मोटापे को नियंत्रित करता है और मधुमेह रोगों को भी, जो रोगी के मोटापे बढ़ने जैसी समस्या हो रही है उसको भी दूर करता है। हम मोटापा और डायबिटीज दोनों को घटा सकते हैं व्हीट ग्रास का यूज करके। पनीर का फूल, पनीर डोडा जिसको बोलते हैं, यह विशेषज्ञों के अनुसार यह पैनक्रियाज में बीटा सेल्स को ठीक करने का काम करता है। मतलब जो बीटा सेल्स मर चुके हैं पैनक्रियाज में, उनकी मात्रा को बढ़ाएगा। जो बीटा सेल्स थक गए हैं उनको और सुधार करेगा उनमें, तो इससे भी इंसुलिन का स्राव सिक्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि बीटा सेल्स को ट्रीटमेंट ये देता है पनीर डोडा। करेला, हर कड़वी चीज, आज मैं हर कड़वी चीज का नाम ले रहा हूं, करेला। तो मधुमेह रोगियों के लिए करेले का जूस बड़ा फायदेमंद है। हम करेला तो ऐसे खाते नहीं, जूस कैसे पिएंगे? तो इसमें करेले में इंसुलिन को एक्टिव रखने में मदद करने की क्षमता होती है। इंसुलिन एक्टिव है, ब्लड शुगर का कंजम्पशन हो रहा है, शुगर फैट में कन्वर्ट होकर के जमा नहीं हो पाता, इससे मोटापा भी नहीं बढ़ पाता और डायबिटीज भी कंट्रोल रहता है। स्टीविया, बहुत नाम सुना है, स्टीविया की चाय पत्ती भी अभी केआरएस में थी। स्टीविया की चाय पत्ती हमने यूज करके अपनी डायबिटीज को कंट्रोल किया। तो चीनी के समान मीठा होता है, बिल्कुल पत्तियां होती, आप देख सकते हैं फोटो में, लेकिन इसमें ग्लाइकोसाइड कंपाउंड होता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को नहीं टूटने देता, और इस वजह से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं टूटेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, आपका ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा। जो हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा है, तो यह डाइट हमारे चीनी को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पाएगा, हमारा चीनी कम रहेगा स्टीविया की चाय पत्तियों को या स्टीविया डायरेक्ट लेने से। और मीठा भी है, तो ऑब्वियसली जो हम मीठा यूज करने के लिए चीनी का सेवन करते हैं वह नहीं करना पड़ता स्टीविया में। अब हम देखते हैं कि केआरएस अल्टीमेट गुड बाय डायबिटीज कैसे इतना ताकतवर बना, कैसे यह प्रोडक्ट इतना कामयाब बना, जो हम बोलते हैं, हम दावा करते हैं कि यह डायबिटीज को ठीक कर सकता है। तो आप देख सकते हैं, जो अभी आपको 12 जड़ी बूटियां बताई, इन 12 जड़ी बूटियों का यह पाउडर है। नीम, कुटकी, चिरैता, सुगर बादाम, जामुन, गुरमार, तेजपत्ता, मेथी, व्हीट ग्रास, पनीर डोडा, करेला, स्टीविया, इनका एक पाउडर फॉर्म में है। ये सब अलग अलग आप ढूंढेंगे बहुत मुश्किल होगी, किस मात्रा में खाएं ये भी आपको कंफ्यूजन होगी। तो जब इतनी सारी औषधियां एक ही अल्टीमेट गुड बाय डायबिटीज डब्बे में बंद है, मौजूद है, तो देर क्यों करें, हम इसको क्यों ना लें? जो लोग डायबिटीज है उनको इसकी समस्या से निदान क्यों ना दिलाएं, और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से, बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो दोस्तों, यह जरूरी है कि हम इस प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से प्रमोट करें, अपने आस पड़ोस, अपने घर में इसको लें। और कैसे लें इसका तरीका मैं बताता हूं। आप इसकी आधे चम्मच को पानी में, गुनगुने पानी में मिला करके आप प्रतिदिन इसको खाने से पहले लें। एक समय या 2 समय अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। कम से कम आप इसको 3 महीने 4 महीने तक लगातार लें, आपकी डायबिटीज बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से नियंत्रित होगी। और हाँ, अगर यूज करते रहे तो बिल्कुल खत्म भी हो जाएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा सेक्शन केआरएस अल्टीमेट गुड बाय डायबिटीज के बारे में। मैं आशा करता हूं कि आप इस प्रोडक्ट को बढ़िया तरीके से प्रमोट करेंगे, यूज करेंगे और अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। अब मैं स्लाइड्स यहीं खत्म करते हैं, मैं पार्टिसिपेंट्स से 1 बाय 1 बात करूंगा।